तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और आज ही हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं जिसको हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित करने का काम करता है। जब कोई भी लाइट प्रिज्म पर फॉल होता है तो वह क्या करता है, रे ऑफ लाइट को अपने पाथ से डेविएट कर देता है, प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित कर देता है ना। आप लोग स्कूल्स में देखे होंगे, अगर स्कूल्स में लैब गए होंगे तो उसमें जो प्रिज्म होता है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म का अधिकतर यूज़ किया जाता है। और आज जो हम लोग प्रिज्म का यूज़ करेंगे वो भी कैसा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना। कुछ इस प्रकार से सामने से दिखता है प्रिज्म, है ना। अगर मैं इसका 3D फिगर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। ये हो जाएगा इस प्रकार से। टोटल जो सतह होता है प्रिज्म में वो कितना सतह होता है बच्चों, 5 सतह होता है, जिस प्रिज्म का अक्सर लैब में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इसमें 5 सतह होता है, जिसमें जो ये नीचे वाला आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो होता है इसको हम लोग प्रिज्म का बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ना हम लोग प्रिज्म का बेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको प्रिज्म का बेस, या इसी को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है बच्चों, ये जहाँ पर दो सरफेस आके एक दूसरे से ज्वाइन होता है, मिलता है ना, ये वाला एक यहाँ पर एज क्रिएट होता है। तो ये जो एज है, यह जो किनारा है जहाँ पर दो सतह आपस में आके मिलता है, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, दो सतह आके आपस में मिल रहा है ना, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग एज। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिंग एज। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिंग एज, या हिंदी में इसी का नाम होता है बच्चों क्या, अपवर्तक किनारा, या फिर कोना आप कह सकते हो, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो दो प्रिज्म का जो दो सतह है एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पर झुका होता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कोण पर झुका होता है। तो जिस कोण पर दो सतह आपस में झुका हुआ होता है उसको कहा जाता है प्रिज्म कोण। क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रिज्म कोण, मतलब प्रिज्म एंगल, या फिर इसी को रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर अपवर्तक कोण भी बोला जाता है। ये जो प्यारे बच्चों यहाँ अगर आप देखिए ध्यान से, तो दो सतह इस एंगल पर झुका हुआ है ना, तो दोनों सतह एक दूसरे से जिस कोण पर झुका हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को या तो हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, या सीधा सीधा प्रिज्म एंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रिज्म एंगल। क्या बोल देते हैं इसको, प्रिज्म एंगल, है ना। या फिर इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। ठीक है, अब देखो, ये जो दोनों सतह है, दोनों सतहों पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे, या फिर हिंदी में इसको अपवर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ प्रिज्म का बेसिक चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, है कि नहीं। अब हम लोग आइए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, और हेडिंग दीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में, क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हेडिंग दीजिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। मतलब क्या कि जब कोई भी लाइट प्रिज्म के सतह पर आपतित होती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित करने का काम करता है। क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपने पथ से विचलित करने का काम करता है। देखिए, आपने एक चीज़ सुना होगा, ग्लास स्लैब, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जो ग्लास स्लैब होता है उस पर जब कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो भले ही वह क्या करता है, उसको शुरुआती के दौर में थोड़ा सा उसका पाथ चेंजिंग होता है, लेकिन वापस से जब ये प्रकाश की किरण वापस से जब हवा में निकलता है, निर्वात में निकलता है इस ग्लास के प्रिज्म से, सॉरी इस ग्लास स्लैब से, तब क्या होता है, जो इमर्जेंट रे होता है उसका डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हो जाता है। मतलब क्या कि ग्लास स्लैब कभी भी रे ऑफ लाइट को अपने पाथ से डेविएट नहीं करता है, बल्कि हाँ थोड़ा सा इसमें जो लेटरल शिफ्ट आ जाता है। मतलब क्या कि वो
जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे है उनके बीच में गैप आ जाता है, जिसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन कभी भी जो ग्लास स्लैब है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और जो इमरजेंट रे है उनका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी लाइट को किसी प्रिज्म पर फॉल करवाते हैं तो वह क्या करता है, वो जो प्रिज्म है उस रे ऑफ लाइट को अपने पास से डेविएट करने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, अपने पथ से डेविएट करने का काम करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे किसका, तो प्रिज्म का। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक प्रिज्म है ना। यहाँ सिर्फ हम लोग 2D फिगर बनाएंगे प्रिज्म का। प्रिज्म अगर ये है तो इसका कोई ना कोई प्रिज्म एंगल भी होगा। मतलब क्या कि दो सतह जिस भी कोण पर एक दूसरे से झुका हुआ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। तो मान लो इस प्रिज्म का मैंने नाम क्या दिया बच्चों, ए बी, और इसका मैंने नाम क्या दिया, सी, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट लेते हैं। मान के चलिए ये एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिज्म पर, इस प्रिज्म के सतह पर यहाँ पर आपतित होती है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म के सतह पर आपतित होती है तो सबसे पहले वह हवा से किस में प्रवेश किया, प्रिज्म में प्रवेश किया। मतलब क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया। और आप जानते हो कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो प्रकाश की किरण है वह अभिलंब की तरफ बेंड होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या प्यारे बच्चों, ON। ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ON। अगर वापस से यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे है ना, इसका नाम हम क्या देते हैं, ON डैश। तो अब आप देखिए ये जो प्रकाश की किरण है अब ये प्रिज्म से बाहर वापस हवा में निकल रहा है। मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से अब किस माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। अब जब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, यह अभिलंब से दूर हट जाता। अगर यहाँ पर ये माध्यम चेंज नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण अपने पथ पर जाती। लेकिन चूंकि यह माध्यम चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, अपना पाथ डेविएट करे, अपने पथ से डेविएट होगा, अपना पाथ चेंज करेगा, है कि नहीं। अब आप अगर यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है और यह कौन सा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और अब जानते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं बच्चों, आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से। और यहाँ देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये कौन सा रे है, ये है इमरजेंट रे। ये कौन सा रे है बच्चों, ये है इमरजेंट रे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। और आप जानते हैं नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। मतलब उसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ई से। वास्तव में कभी किसी किसी बुक में जब जो डेरिवेशन दिया गया उसमें इस एंगल को I1 माना है और इस एंगल को क्या माना है, I2 माना है। आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सुविधा के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, उसको मैंने I लिखा है। और जो यहाँ पर निर्गत कोण है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, उसको मैंने क्या लिखा है, E लिखा है ना। अब आप ध्यान से देखो, आप अगर पाओगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो प्रिज्म के अंदर जो एंगल है इसको हम लोग सुविधा के लिए कितना मान लेते हैं, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। और ये जो एंगल है बच्चों इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, R2, है ना। अब आप देखो एक बात ध्यान से, अगर आप इंसिडेंट रे को आगे की तरफ प्रोड्यूस करो, ये इंसिडेंट रे बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, A और B। इस इंसिडेंट रे का मैंने नाम क्या दे दिया, AB। AB एक इंसिडेंट रे है, वो यहाँ पर C पर गया है ना, और वापस से इस पाथ पे वो क्या हो गया बच्चों, डेविएट हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ रे का नाम दिया ABCD। पहले जो रे ऑफ लाइट है A से B पे गया, B से फिर C पे गया और C से कहाँ आया बच्चों, D पर आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप AB इंसिडेंट रे को आगे की तरफ प्रोड्यूस करो तब आप क्या पाओगे, अगर आप इस रे ऑफ लाइट को आगे की तरफ प्रोड्यूस करो तो, और ये जो इमरजेंट रे है इसको अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो, है ना, ये मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। और अगर आप इस इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ, है ना,
तो यहाँ पर देखो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ आपको एक एंगल बनते हुए दिख रहा होगा। इसी कोण को, इसी एंगल को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, है ना। और आप ध्यान से देखो तो पहली बार जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट है, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ जो विचलन कोण होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, डेल्टा वन। मैंने यहाँ जो एंगल लिखा है इसको, इसका मान मैंने लिखा है प्यारे बच्चों क्या, डेल्टा वन, यहाँ जो एंगल है। और यहाँ जो मैंने लिखा, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका मान मैंने कितना लिखा है, डेल्टा टू। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ छोटा छोटा हम लिख देते हैं, दिस इज डेल्टा वन एंड दिस इज क्या बच्चों, डेल्टा टू। यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया डेल्टा वन, और यहाँ जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है, डेल्टा टू बन रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो एक बात, हाँ, ये जो इमर्जेंट रे है इसको अगर मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया और ए बी इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया, तो जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है उस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, एम नाम दिया। क्या नाम दिया, एम नाम दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात देखो क्या कि अब आप अब हम लोग ना कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, अब ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, कौन सा बच्चों, BMC। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, तो ट्रायंगल BMC। अब देखो इन ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल BMC, त्रिभुज BMC, ये वाला त्रिभुज मैं फिर से यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वर्टेक्स का नाम है B और ये C है, और ये क्या है बच्चों, M है। यहाँ पर देखो ये जो एक्सटेरियर एंगल है बच्चों, इसी का वैल्यू कितना है, डेल्टा है। और ये जो वैल्यू है इसी का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा बच्चों क्या, डेल्टा वन। इसी का वैल्यू मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, डेल्टा वन। और ये जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, यही वैल्यू कितना है, डेल्टा टू है, ठीक है। तो आप जानते हो किसी भी एक त्रिभुज में जब एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, तो इस तरह से जो बना बहिष्कोण होता है, एक्सटेरियर एंगल होता है, वो बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, बाकी दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से जो डेल्टा है वो किसके किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वन और डेल्टा टू के सम के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल BMC में आप लिख सकते हो, इन ट्रायंगल BMC डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस कितना प्यारे बच्चों, डेल्टा टू। कितना हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस कितना, तो डेल्टा टू। होगा कि नहीं होगा, इसको मान लेते हैं कितना नंबर प्यारे बच्चों, एक नंबर। कितना नंबर मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखो एक बात, तो आप यहाँ पर देख रहे हो NO एक जो है रे, एक लाइन है, और यहाँ से मैंने AM को आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो I है, और यहाँ पर देखो ये एंगल डिवाइड हो रहा है, इसका नाम मैंने डेल्टा वन दिया है और इसका नाम मैंने क्या दिया, R1 दिया है। और आप जानते हो कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो इस तरह से जो बना शीर्षाभिमुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, उनका पेयर इक्वल होता है। मतलब क्या कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं I बराबर डेल्टा वन प्लस कितना प्यारे बच्चों, R1। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, I बराबर डेल्टा वन प्लस R1, है ना। एज I इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस कितना प्यारे बच्चों, R1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप डेल्टा वन का वैल्यू कैलकुलेट करो तो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू, आपको अगर डेल्टा वन निकालना है तो R1 को इधर ला लो, है ना। R1 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो इट विल बी डेल्टा वन विल बी इक्वल टू I माइनस R1, है ना। अब एंड अगर ध्यान से इस साइड देखो तो वही सेम कंडीशन है, ये जो एंगल कंप्लीट एंगल है ये इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस कितना प्यारे बच्चों, R2, है ना। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा टू का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो R2 को इधर लाना होगा, तो डेल्टा टू विल बी इक्वल टू E माइनस R2। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करो, डेल्टा वन और डेल्टा टू का जो मान है, वैल्यू है, उनको आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब आप देखो क्या करो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट में है ना, डेल्टा वन और डेल्टा टू, इसके जगह किसका वैल्यू रखो, डेल्टा वन और डेल्टा टू का आपने वैल्यू जो निकाला उसको रखो। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, आप ध्यान से देखो तो डेल्टा वन की जगह आपने कितना वैल्यू निकाला है, I माइनस R1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों,
आई माइनस R1 है ना, और फिर प्लस, और यहाँ देखो डेल्टा टू का वैल्यू आपने कितना निकाला है, E माइनस R2 है ना बच्चों। यहाँ से देखिए डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए I और E को मैंने एक साथ कर दिया तो इट विल I प्लस E माइनस, यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा R1 और यहाँ क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ बच जाएगा R2। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया डेल्टा के लिए, क्या, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिला, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। I जो है यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E जो है बच्चों वह एंगल ऑफ इमरजेंस है, R1 और R2 जो है ये प्रिज्म के अंदर वाला कोण है। ठीक है, इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। कितना नंबर मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 है ना। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप लिख लो कॉपी में। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब हमको क्या निकालना है, R1 और R2। हाँ, यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए, जो प्रिज्म एंगल है ना, ये प्रिज्म का जो दो सतह एक दूसरे से झुका हुआ, उस कोण को हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, उस कोण को मान लेते हैं हम लोग कितना, तो A। प्रिज्म एंगल यहाँ पर मैंने कितना लिया है, A लिया है सुविधा के लिए। याद रखना, जो प्रिज्म एंगल है, क्या प्रिज्म एंगल है वो मैंने कितना लिया है बच्चों, A लिया है। प्रिज्म एंगल की जगह मैंने कितना पुट किया, A। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से क्वाड्रिलेटरल देखो, इस ये आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है O और इसका नाम है C। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो ABOC आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। इसमें इसका ये जो एंगल है इसको मैंने A माना है। कितना माना है बच्चों, इसको मैंने A माना है। और आप जानते हो ये जो NO है ये इस सतह पर लंब है, इस सतह पर परपेंडिकुलर है, और इसीलिए अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा बच्चों, 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना। और उसी तरह यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और ध्यान से देखो तो आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल ABOE, किस में बच्चों, ABOE में, इन क्वाड्रिलेटरल ABOC है ना। ABOC में आप ध्यान से देखो तो एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ हम एंगल A लिख देते हैं स्मॉल वाला, है ना, प्लस एंगल O प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, एंगल A की जगह आपने कितना माने, कैपिटल A लिख दो बस, A है ना, प्लस एंगल B जो होगा बच्चों वो तो 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये इस पे लंब है तो इट विल बी 90 डिग्री। एंड एंगल O के जगह एंगल O ही रहने दो, प्लस एंगल C भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 360 डिग्री। अब आप ध्यान दो तो 90 और 90 कितना, 180, 180 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो के कितना बचेगा, वापस से 180 बच जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, एंगल A और एंगल O मिलके कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल BOC नज़र आ रहा होगा, इन ट्रायंगल BOC है ना बच्चों, BOC ये वाला ट्रायंगल। अगर इसमें आप R1, आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। अगर आप R1 एंगल O और R2 को ऐड करो तो इट विल बी 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O विल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, आप इन दोनों इक्वेशन को अगर गौर करो तो LHS क्या है, सॉरी RHS क्या है, इक्वल है। इफ RHS इज इक्वल देन LHS विल आल्सो बी इक्वल, है ना। तो आप क्या कर दो, LHS को इक्वल पुट करो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आप ध्यान से देखो 2 और 3 से आप क्या देखोगे, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या प्यारे बच्चों, एंगल O। एंगल O से एंगल O क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो एंगल A का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, R1 प्लस R2, है ना। मतलब R1 R2 और एंगल A में हमको एक रिलेशन मिल गया। जो प्रिज्म कोण होता है, जो प्रिज्म कोण होता है, ये दोनों जो अंदर में एंगल बन रहा है R1 और R2 इनके सम के इक्वल होता है ना।
तो अब ना आप यहाँ देख रहे हो जो R1 प्लस R2 का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रिज्म एंगल के इक्वल आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है। तो अब आप करो ये कि जो R1 और R2 का वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करो यहाँ पर, तब आप देखोगे कि डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा, एक नया इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा, I प्लस ई माइनस ए, है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान से आप देखो क्या होगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कितना प्यारे बच्चों, ए, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसको आप कितना नंबर इक्वेशन मान लो, 4 नंबर इक्वेशन मान लो, कितना, 4 नंबर, है ना। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए एक फॉर्मूला है किसको, क्या चीज़ निकालने के लिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। कब, जब आपको आई का वैल्यू दिया गया हो, जब आपको ई का वैल्यू दिया गया हो, और आपको अगर प्रिज्म एंगल दिया गया हो, तब आप जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आप इस फॉर्मूला से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है, तो इसका वैल्यू हम साइड में लिखते हैं और बाकी चीज़ को हम बोर्ड पर से इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस क्या बच्चों, ए, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप जानते हैं स्नेल्स लॉ। अब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम आप लोग क्या जानते हैं, जो म्यू होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन कितना होता है, साइन आर। हाँ, यहाँ पर एक बात देखिए, जो हवा है ना, हवा का जो अपवर्तनांक है μ1 का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, और जो μ2 का वैल्यू है वो मैंने कितना मान लिया बच्चों, μ2 का वैल्यू म्यू के इक्वल मान लिया। तो μ2 मतलब कि जो प्रिज्म का पदार्थ है, प्रिज्म जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, उसका जो अपवर्तनांक है बच्चों वो मैंने कितना मान लिया, तो वो मैंने मान लिया μ2। कितना मान लिया, μ2 इज इक्वल टू कितना मान लिया, म्यू। तो वैसे स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से अगर आप देखो तो μ1 इंटू क्या, अगर इसमें ये जो मीडियम है, इस मीडियम में जो भी एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका साइन, मतलब साइन आई विल बी इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब क्या, μ2 इंटू दूसरे माध्यम में जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका साइन, मतलब क्या, साइन R1। तो यहाँ से μ1 का वैल्यू कितना है, 1, और साइन आई तो ठीक है, और ये μ2 का वैल्यू मैंने कितना माना है, म्यू, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन R1। तो यहाँ से अगर आप म्यू का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आई बट्टे कितना, साइन R1। तो इतना कैलकुलेशन से अच्छा है कि हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, तो म्यू इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन कितना, साइन R1, है ना। चूँकि एंगल जो यहाँ बनता है ना प्रिज्म में, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, एज्यूमसन ये है कि ये जितना भी एंगल बन रहा है बहुत स्मॉल है ना। और अवधारणा ये है, एज्यूमसन ये है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो आप साइन आई को लगभग किसके इक्वल पुट कर सकते हो, साइन आई को लगभग आई के इक्वल पुट कर सकते हो, और साइन R1 को लगभग किसके इक्वल पुट कर सकते हो बच्चों, R1 के। क्यों, तो एज एंगल्स आर, चूँकि यहाँ पर जो है सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, बहुत छोटा है। तो अब आप देखो, अगर साइन आई लगभग आई हो जाएगा और साइन R1 लगभग R1 हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू विल बी इक्वल टू कितना, साइन आई के जगह आई और साइन R1 के जगह कितना, R1। तो यहाँ से आप देखो आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के म्यू इंटू R1, है ना। तो यहाँ से आप देखो तो आपको एक आई का वैल्यू निकल के आ गया, आई बराबर क्या बच्चों, म्यू इंटू R1, है ना। कितना आ गया, म्यू इंटू R1। अगर आप इसी तरह से स्नेल्स का लॉ यहाँ अप्लाई करो तो यहाँ पर भी अप्लाई करने से वही यहाँ फिर भी कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ई बटे साइन R2। फिर वहीं से साइन ई को हम लोग ई पुट करेंगे, साइन R2 को हम लोग R2 पुट करेंगे, और फिर यहाँ से जो है आपको ई का वैल्यू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू इंटू R2, है ना।
आप इसी तरह से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो जिस तरह से आपको आई का वैल्यू कितना आ गया, म्यू इंटू R1 आ गया, उसी तरीके से आपको जो ई है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू इंटू R2 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, ये जो आई का वैल्यू आपने निकाले हो यहाँ म्यू इंटू R1 और ये जो ई का वैल्यू आपने निकाला है म्यू इंटू R2, इसको ना आप ये जो आप यहाँ एक इक्वेशन बनाए हो एंगल ऑफ डेविएशन का, विचलन कोण का, उसमें पुट कर दो। आई की जगह कितना पुट करना है, म्यू इंटू R1, और ई की जगह कितना पुट करना है बच्चों, म्यू इंटू R2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 से देखो, जो डेल्टा है वह कितना हो जाएगा बच्चों, आई का मान यहाँ कितना है, म्यू इंटू R1 प्लस ई का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, म्यू इंटू R2 माइनस क्या हो जाएगा, ए, माइनस कितना हो जाएगा, तो ए, ठीक है। अब ठीक है, अब आप देखो एक बात ध्यान से, तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ देखिए आप म्यू कॉमन आ रहा है, अगर म्यू कॉमन आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, R1 प्लस कितना प्यारे बच्चों, R2, और कॉमन क्या आ गया, म्यू माइनस ए, है ना। अब अभी अभी आपने क्या देखा था, जो R1 और R2 का वैल्यू था वो किसके इक्वल आ रहा था, ए के इक्वल आ रहा था। तो ये हो जाएगा डेल्टा विल बी इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस कितना बच्चों, ए, है ना। तो यहाँ से फाइनल जो हमको फॉर्मूला मिला विचलन कोण निकालने का, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का, वह क्या मिला। तो आप इन दोनों में देखो तो ए कॉमन आ रहा है, अगर ए कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू। अगर मैं यहाँ ए कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा डेल्टा बराबर म्यू माइनस, यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ए क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। तो ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है जिस पे अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछेगा। और वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का, विचलन कोण निकालने का, है ना। जहाँ ये जो म्यू है ना, ये क्या था बच्चों, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक था, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और जो यहाँ पर मैंने ए यूज़ किया है ना, यह क्या है, तो यह प्रिज्म एंगल है, इसको आप रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हो, अपवर्तक कोण भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये था अभी तक मैंने जो इक्वेशन ड्राइव किया है वह किसके लिए था, वह था एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा एक बात और याद रखिए, जो यहाँ पर विचलन कोण होता है ना, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण का ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर एक चीज़ को हम इंक्रीज़ करते दूसरा चीज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर एक चीज़ के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज़ क्या होता है बच्चों, दूसरे चीज़ का वैल्यू घटता है। लेकिन जो एंगल ऑफ डेविएशन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपतन कोण है और जो विचलन कोण है, इनमें रिलेशन ना दोनों का होता है। फिलहाल के लिए जब एक फिक्स वैल्यू तक जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो स्लाइटली जो विचलन कोण का मान है वो कम होते जाता है। लेकिन वापस से जब हम अब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे एक फिक्स वैल्यू के बाद, तब वापस से जो विचलन कोण का मान होता है वो क्या होता जाता है बच्चों, वो इंक्रीज करते जाता है। इस कारण से इसका जो ग्राफ आता है ना, वो एक कर्व लाइन आता है ना। इस ग्राफ को अक्सर ना आप जब लैब जाओगे तो लैब में ये करके अलग अलग आपतन कोण के लिए जो विचलन कोण है उसको निकालने बोलता है, उसका मान ज्ञात करने बोलता है और वहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करने बोलता है। तो वहाँ जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार से होगा, देखिए वहाँ जो ग्राफ बच्चों होगा वह कैसे होगा। अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, है ना। वहाँ जो ग्राफ होता है, एक हम लेते हैं वाई एक्सिस और एक क्या लेते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने किसका वैल्यू लिया, आई का वैल्यू लिया, मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया। किसका वैल्यू लिया प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान लिया। और ये जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने किसका मान लिया बच्चों, वाई एक्सिस में मैंने वैल्यू लिया किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का। किसका, तो एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। अब आप एक बात गौर करो, मैंने बताया कि जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू तक ही होता है।
तो मान लो ये आई एक ऐसा वैल्यू है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है जहाँ तक अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। यहाँ मान लेते हैं एक आपतन कोण का सर्टेन वैल्यू है I1, जहाँ जो विचलन कोण का मान होता है प्यारे बच्चों वो डेल्टा 1 होता है, और आपतन कोण के वैल्यू I2 के लिए जो विचलन कोण का मान होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू तो डेल्टा 2 होता है, और आपतन कोण I3 के लिए जो विचलन कोण का मान होता है प्यारे बच्चों वो डेल्टा 3 होता है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो विचलन कोण का मान है बच्चों वो क्या होता जाता है, घटते जाता है। लेकिन ये एक फिक्स वैल्यू आई तक ही होता है। मतलब क्या कि विचलन कोण का मान ना अब ये इस इतना से कम नहीं हो पाएगा। मतलब क्या कि ये जो मैंने विचलन कोण का मान बताया ये सबसे कम विचलन कोण है। सबसे कम का मतलब मिनिमम डेविएशन, मतलब क्या न्यूनतम विचलन। अब विचलन कोण का मान इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मिनिमम डेविएशन। मतलब क्या कि ये जो कोण है ये सबसे कम विचलन कोण का मान है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, है ना। और यह आपने क्या देखा कि अब इससे जो कम है वो विचलन कोण का मान नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा सर, अगर अब और भी हम अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब और कम विचलन कोण नहीं होगा, तो नहीं। अब जैसे जैसे अब आप आपतन कोण के मान को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वापस से जो विचलन कोण है उसका मान क्या होते जाएगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज करते जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि कुछ देर तक के लिए, एक सर्टेन वैल्यू तक के लिए जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होते जाता है, और वापस से एक सर्टेन वैल्यू के बाद जब आपतन कोण का मान इंक्रीज करते हैं तो वापस से जो है विचलन कोण का मान भी क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसका ग्राफ आप देख रहे हो क्या आता है, एक कर्व लाइन आता है, इस तरह से वी शेप का आता है। तो इसका ग्राफ भी पूछा जाता है कि बताओ जब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में जब ग्राफ बनता है तो वो किस तरह का होता है। तो ये देख रहे हो प्यारे बच्चों ये किस शेप का है, तो वी शेप का लग रहा है ना। तो ये ग्राफ भी अक्सर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं केस, कौन सा केस, तो न्यूनतम विचलन का केस। एक बात याद रखिए, जो न्यूनतम विचलन का केस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब कोई भी रे ऑफ लाइट, न्यूनतम विचलन के केस में जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास करता है, जनरल केस में जो ये प्रिज्म से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो यह प्रिज्म के अंदर वाला जो रे ऑफ लाइट है वो कभी भी बेस के पैरेलल नहीं होता, जनरल केस का बात कर रहे हैं। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, किस स्थिति का बात कर रहे हैं हम, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति हो, मतलब क्या जो विचलन कोण का मान हो वो सबसे कम हो, उस केस में जो विचलन के अंदर वाला जो ये प्रकाश की किरण है वह क्या होता है बच्चों, वह बेस के पैरेलल होता है। मतलब कि आधार के एकदम से समांतर जाता है ना, एकदम से अगर आधार है तो ये समझ लो प्रिज्म के अंदर वाला प्रकाश की किरण है वो एकदम से इसके पैरेलल जाएगा, और यहाँ से जो वापस से ये इमर्जेंट रे निकलेगा ये दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब सममित होगा। अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इधर से प्रकाश की किरण गया और इधर से निकल गया। अगर आप इधर से देखोगे तो लगेगा इधर से गया और इधर से सेम सेम लगेगा। मतलब क्या कि यहाँ पर जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई का वैल्यू वो दोनों क्या होता है बच्चों, वो बराबर होता है। अगर I1 I और E बराबर होगा तो इसके अंदर में जो बन रहा कोण होगा जिसको हम लोग R1 और R2 माने थे, R1 और R2 ये भी क्या हो जाता है बच्चों, ये भी बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग केस देखते हैं किसका, तो मिनिमम डेविएशन का। यानी ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। फिगर क्या था कि जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होता है, कौन सा केस, इन द कंडीशन ऑफ in the condition of minimum deviation, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, है ना। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में मैंने क्या बताया, जैसे ये प्रकाश की किरण गई तो प्रिज्म के अंदर जैसे ही जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाएगा और यहाँ से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस स्थिति में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपतन कोण का मान होता है और ये जो निर्गत कोण का मान होता है बच्चों वो क्या होता है, I और E आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है ना। और मैंने बताया यहाँ जो R1 बनता है और यहाँ जो R2 बनता है ये भी आपस में क्या होता है बच्चों, ये भी आपस में बराबर होता है। अब R1 और R2 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
R1 और R2 चूंकि बराबर है, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं, है ना। अब आप एक बात देखो, तो आपने देखा होगा जो A था, क्या था प्यारे बच्चों, A उसका वैल्यू कितना था, R1 प्लस कितना था प्यारे बच्चों, R2 था, है ना। तो यहाँ से चूंकि R1 और R2 इक्वल है और इसको मैंने कितना माना है, R माना है ना, इसको मैंने R माना है, तब यह कितना हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू R प्लस कितना, R, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो R का जो वैल्यू है वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, A/2, A R प्लस R 2R हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप R का वैल्यू निकालोगे तो वह कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो एक फॉर्मूला, आपने एक इक्वेशन देखा था, जो डेल्टा था वह कितना था प्यारे बच्चों, I प्लस E माइनस कितना बच्चों, A, है ना। लेकिन हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केस पढ़ रहे हैं मिनिमम डेविएशन का, मतलब क्या, न्यूनतम विचलन का। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा एम। तो यहाँ डेल्टा की जगह कितना लिखेंगे, डेल्टा एम। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और ई क्या होता है, इक्वल होता है, तो ई की जगह भी हम लोग कितना पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, आई। यहाँ से देखो तो ए को इधर लाओ, अगर आप ए को इधर लाओगे तो ये डेल्टा एम, और इधर माइनस में, तो इधर आके क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2i, है ना। अब यहाँ से अगर आप आई का वैल्यू निकालोगे तो आई का वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। और चूंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आपको आई का वैल्यू निकला कितना, डेल्टा एम प्लस A/2, और आर का वैल्यू कितना निकला, तो आर का वैल्यू निकल गया A/2। ये किस कंडीशन के लिए है, आर और आई का वैल्यू, तो ये कंडीशन कौन सा होना चाहिए बच्चों, मिनिमम डेविएशन का। कौन सा कंडीशन होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन का, न्यूनतम विचलन का। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो आर होता है वह किसके इक्वल होता है बच्चों, A/2 के, और जो आई होता है उसका फॉर्मूला क्या याद रखना, डेल्टा एम प्लस A/2, है ना। अब आप देखो, अब आप अगर स्नेल का लॉ अप्लाई करो वापस से, है ना, अब आप स्नेल का लॉ अप्लाई करो। स्नेल के लॉ से आप जानते हो, बाय स्नेल्स लॉ, आप क्या जानते हो प्यारे बच्चों, म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है, साइन आई अपॉन कितना, साइन आर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से r का वैल्यू और i का वैल्यू, i और r दोनों का वैल्यू इसमें पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बट्टे कितना, साइन A/2। चूँकि अभी अभी मैंने निकाला था i का वैल्यू कितना, तो ये हो गया साइन, i का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बट्टे कितना बच्चों, बट्टे साइन, आर का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, A/2। तो ये जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है, इसी फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है प्यारे बच्चों प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, प्रिज्म फॉर्मूला, है ना। और इसका डेरिवेशन अक्सर बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसका डेरिवेशन शुरू से देख के आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और इसमें जो मैंने ग्राफ बनाया उस ग्राफ के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, और इसका जो रे डायग्राम था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप सिर्फ रे डायग्राम भी बनाते हो ना, तो आपको इसमें कम से कम 1.5 से 2 नंबर तक मिलने की संभावना रहती है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बाकी का टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।